नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। चिल्ड्रंस डे के मौके पर नई पीढ़ी की बात करें तो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का जमाना भी आ चुका है। ये बच्चे छोटी उम्र से ही आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और टेक्नोलॉजी में तो मास्टर होते हैं। ऐसे में इस नई पीढ़ी के लिए निवेश की प्लानिंग भी नई तरीके से होनी चाहिए। तो कौन से निवेश की प्लानिंग बच्चों के लिए रहेगी बेस्ट और कब से करें इसकी शुरुआत, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। नई पीढ़ी की नई प्लानिंग। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ है। मृण और पूनम, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और समझना जरूरी है कि आजकल की इस नई पीढ़ी की प्लानिंग कैसी हो, क्योंकि टाइम बदल गया है, जरूरतें बदल गई हैं और साथ ही सोचने का तरीका भी बदल गया है। सबसे पहले समझना जरूरी है नई पीढ़ी है क्या। पूनम, जरा आपसे समझे हम। जैसा मैंने कहा कि हम पहले जेन एक्स की बात करते थे, फिर जेन वाई आए, जिसको हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, या जेन जी, जहाँ पर मिलेनियल्स और जो कुछ बच्चे और कामकाजी लोगों के बीच का एक मिक्स होता है। अब तो जेन अल्फा आ गए हैं, मतलब हम सबके छोटे छोटे बच्चे जो कि बचपन से ही जानते हैं कि फ़ोन या फिर टैबलेट चलाते कैसे हैं। कैसे बदला है उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनके सोचने का तरीका? स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं बहुत बहुत मृन, हाउ आर यू। मैं सभी को बधाई देती हूँ चिल्ड्रंस डे के। एंड आज हम जब चिल्ड्रंस डे पे मिले हैं और चिल्ड्रंस फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ मुझे थोड़ी बॉदर करती है स्वाति, कि एक तरफ हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं और वहीं जो यंगर जनरेशन, स्पेशली जो जेन जी की आप बात कर रहे हैं, वो अब बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है फॉर ऑफ द चिल्ड्रन, बर्थ टू देयर एजुकेशन टू हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, उससे कहीं ना कहीं ये जनरेशन दूर भागना चाहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस के कारण। तो बदलाव उनकी सोच में, जैसे आपने पहले मेंशन किया, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बदलाव आया है, फाइनेंसिस का बहुत बड़ा बदलाव आया है, बढ़ती कीमतों का बदलाव बहुत आया है, और जिस तरीके से बच्चों में हर चीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है उनको हैंडल करना इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अ टास्क। तो इस वजह से जनरेशनल गैप्स, जैसे हर जनरेशन, जेन जी, जेन अल्फ़ा या मिलेनियल्स में सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इसलिए सभी को बहुत ज़रूरी है कि ये समझ लें कि एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड अगर उसको प्लान किया जाए। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग से बहुत अच्छे से, बहुत शुरुआती टाइम से अपने लाइफ की प्लानिंग करें तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो आपने एक कुछ अलग एस्पेक्ट छेड़ दिया इस पूरे टॉपिक में। इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि व्यू पॉइंट हर किसी का है। और आजकल के पेरेंट्स तो बच्चे तो कहते भी हैं कि डोंट प्रीच, पर ये भी है कि एक जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। जो पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स सोचते थे, वो हमारे बच्चे उसको अलग ढंग से सोचते हैं, क्योंकि टाइम बदल गया है, बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम हो गया है। ब्रिन, तो ऐसे में जो नई पीढ़ी की नई प्लानिंग है उसमें क्या खास होना चाहिए? जैसा कि पूनम ने शुरुआत में कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी के ना सिर्फ फाइनेंशियली अवेयर होने में, पर मेंटली ऑल्सो अवेयर होने में, कि हाँ, मुझे आगे किन किन जिम्मेदारियों का पालन करना है। अगर मैं फाइनेंशियली फिट हूँ तो आगे मेरी लाइफ में जितने भी गोल्स आएंगे मैं उसके लिए बिल्कुल फिट रहूंगी आने वाले टाइम में भी। तो जो बच्चों के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं बहुत सारे, उसमें आपकी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इस टाइम पर नई पीढ़ी की नई प्लानिंग करने के लिए? So, namaste Swati and hello Poonam and happy Children's Day to everybody. सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन ऑन एजुकेशन इज बिटवीन 7 to 10%, राइट? तो आप कोई भी हायर एजुकेशन का कोर्स ले लीजिए, 7 से 10% का इसके ऊपर इन्फ्लेशन है। अच्छा, अगर हम स्कूल की फीस के बारे में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 10 से 15% हर साल ये स्कूल की फीस बढ़ती है। बट अगर हमें हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करना है जिसमें ये 7 से 10% का इसके ऊपर का रिटर्न आए, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि बच्चों को स्कूल के बाद ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बाहर जाना है पढ़ने के लिए।
और अगर आप मतलब अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या अगर बच्चा जाना चाहता है, तो करीब इसका एक्सपेंडिचर 3-4 साल का करीब 60 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आ सकता है, डिपेंडिंग आप कहाँ भेजते हैं बच्चे को पढ़ाई के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो सर्टेनली ये अमाउंट अब ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए सर्टेनली प्लानिंग करनी है एंड जो ऑप्शंस हैं, बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस की ओर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुकन्या समृद्धि देखें या हम फिक्स्ड डिपॉजिट देखें, या हम बहुत सारे जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स हैं मार्केट में, जो इंश्योरेंस कंपनी से हैं, इन सब में रिटर्न बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें कॉस्ट काफ़ी हाई है। और अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट देखें तो इसका रिटर्न कम है। सुकन्या समृद्धि में रिटर्न अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट एबल टू बीट दैट 10% इन्फ्लेशन। सो ऐसी सिचुएशन में जो एक इंस्ट्रूमेंट जो ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है और आपके पैसों को भी ग्रो कर सकता है लॉन्ग टर्म में, इज सर्टेनली इक्विटी म्यूचुअल फंड। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो भी अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए, गिवन द फैक्ट कि आपका कॉर्पस जो आपको अक्यूमुलेट करना है वो बड़ा है, सेकेंडली इन्फ्लेशन एक 7 से 10% का आपको बीट करना है, एंड थर्डली आपके दूसरे गोल्स भी हैं, तो इतना आसान नहीं है कि हम बहुत बड़ा अमाउंट कमिट कर सकते हैं इस गोल के लिए। तो इन दिस सिचुएशन आई विल से इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट बेट। एंड अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि कौन सा फंड चूज करें, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं ये चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन गोल के लिए। ओके तो आपका मानना है कि इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, स्थिति कौन सी हो गई, इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मृण ने, क्योंकि आने वाले टाइम में आप खुद महसूस करते होंगे बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब महंगाई की बात आती है, और ना सिर्फ इन्फ्लेशन बल्कि एजुकेशन इन्फ्लेशन हर साल लगभग 10% से बढ़ता है। आप देखते होंगे आपके बच्चे की फीस हर साल 10% से बढ़ती है, तो आपको प्लानिंग भी तो उसी हिसाब से करनी होगी। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसे ही कुछ चिल्ड्रन फंड भी हैं पूनम, जो कि स्पेसिफिकली इस गोल के लिए लाए हैं बहुत सारे एएमसीज। क्या खासियत है इन चिल्ड्रन फंड की? हाँ स्वाति, जैसे मृण ने बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि कोई भी निवेश अगर आपको इन्फ्लेशन से बीट करते हुए रिटर्न्स ना दे तो फिर वो आपके फ्यूचर में आपके गोल को, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं कर सकता और आपके गोल में डेंट पड़ेगा। तो हमें हमेशा हमारे गोल के साथ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को जोड़ना है जो हमारे इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट कर सके। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं, आर द बेस्ट, जो डबल डिजिट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ देखा है कि ऐसा सही में हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल थिंग टू से कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, एक्चुअल में मिल रहा है रिटर्न। तो बहुत सभी एएमसी में चिल्ड्रंस फंड, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन फंड हैं, एचडीएफसी के पास है, यूटीआई, एक्सिस, एसबीआई, सभी के पास बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने, वो वैसे म्यूचुअल फंड्स हैं। और ये फंड्स की खास बात ये है कि ये आपके बच्चे के नाम से शुरू होते हैं, आपके बच्चे के नाम से आपको इन्वेस्ट करना होता है इसमें। हालांकि इसमें गार्डियन होते हैं और अकाउंट भी बच्चों का होना चाहिए, माइनर प्लस गार्डियन का अकाउंट। और इस फंड्स में आपको बॉन्ड और इक्विटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये एक हाइब्रिड किस्म के फंड्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेते और इक्विटी में भी निवेश करते। फिर भी इनके लास्ट 3 साल के आप रिटर्न्स देखेंगे तो अबाउट बिटवीन 20 to 30% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इन फंड्स में। मगर एक ड्रॉबैक है इन फंड्स में कि इसमें या तो 5 साल या तो बच्चा 18 साल का हो जाए, वॉट एवर कम्स अर्लियर, उससे पहले आप इसमें से आप निवेश से बाहर नहीं निकल सकते, यानी इसमें लॉक इन पीरियड है। तो मैं हमेशा मेरा मानना ऐसा रहता है कि बच्चे के, और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब ये जो जितनी भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट करी है बच्चे के नाम से, बच्चे के नाम के इन्वेस्टमेंट से, वो चेंज ऑफ होल्डर के को आपको करना है और वो बच्चे के नाम पे, बच्चे के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा, आपका उसके ऊपर से कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के जो भी गोल है, जिसके लिए आप जो भी बचत करना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली आपने खर्च करना है, तो वो
आपने अपना पैसे का पोर्टफोलियो या वैल्यूएशन इतनी बनानी है कि आप हर टाइम पे उस बच्चे का बच्चों का म्यूचुअल नीड्स पूरी कर सकें। तो आपको वो सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको बच्चों के नाम के लिए या बच्चों के नीड्स के लिए चिल्ड्रंस फंड में निवेश करना है, या फिर आपको उनके गोल्स के लिए एक ऐसे ओपन एंडेड खुद के नाम से निवेश करना है जिसे आप खर्च करने वाले। राइट, बिल्कुल। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड भी है जिसकी खासियत बताई पूनम ने। मृन, ना सिर्फ जो पेरेंट्स या माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ऐसे सवाल आते हैं जहां पर दादा दादी, नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में, उनके लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई डायरेक्ट रास्ता है? तो ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे के नाम में। ओनली पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियंस आर लीगली ऑथराइज्ड टू डू सो। तो इसमें अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले तो सर्टेनली आपको जो ग्रैंड चाइल्ड है उनके नाम में एक अकाउंट खोलना है, पेरेंट्स को वो अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर इस अकाउंट से पेरेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला तरीका है। दूसरा है कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर ये गिफ्ट कर सकते हैं, एंड और दे कैन पास इट ऑन वाया अ विल। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि वो इन्वेस्ट करके एक गिफ्ट दे सकते हैं। सो आई विल एक्चुअली सजेस्ट फर्स्ट ऑप्शन कि मतलब बच्चे के नाम में अकाउंट खोलिए, उसमें आप पैसे दे दीजिए और फिर पेरेंट्स इन्वेस्ट कर लेंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। यदि आपको इसमें ये करने में मुश्किल है देन ऑफ कोर्स आप विल के जरिए या आप गिफ्ट डीड के जरिए आप ये एसेट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो विल के जरिए भी इन एसेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, जैसा बताया मृन ने, वो जो उनके गार्जियन है वो ही कर सकते हैं। कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं, मतलब मृन अगर एक बार मैं समझूं आपसे फिर से, कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनती है। एक विल ही एक डायरेक्ट जरिया है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई भी एसेट ट्रांसफर करने का। देखिए, एक बात है कि जब आप विल के ज़रिए करेंगे, देन इट विल कम टू द चाइल्ड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंड पेरेंट। तो आप अगर आपको अपने जीते जी करना है, ये अमाउंट उनको देना है बच्चों को, देन आपको गिफ्ट के ज़रिए करना पड़ेगा। तो जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो इस अमाउंट के ऊपर अगर जैसे पेरेंट्स बच्चे के नाम में भी निवेश करते हैं, तो वो जो रिटर्न रहेगा, वो बिल्कुल टैक्सेबल रहेगा। एंड जो माइनर का इनकम होता है वो एक्चुअली पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब हो जाता है, विद द हायर अर्निंग पेरेंट के साथ क्लब होकर वो वहां टैक्स हो जाता है। तो एंड ऑफ कोर्स वंस द माइनर बिकम्स अ मेजर, तो एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो जो टैक्सेशन है वो बच्चे के ऊपर आएगा। बट टिल द 18 इयर्स जो भी इनकम जनरेट होगी इस अमाउंट से, वो पेरेंट्स के साथ क्लब होकर पेरेंट्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके, तो ये हमने समझा कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कैसे फाइनेंशियल गिफ्ट दे सकते हैं। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद बिल्कुल ताज़ा इंट्रोड्यूस हुई एनपीएस वात्सल्य स्कीम बच्चों के भविष्य के लिए कितनी है सही, इस पर भी चर्चा रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नई पीढ़ी की नई प्लानिंग, चिल्ड्रंस डे पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। हमारे साथ पूनम रुंगटा और मृन अग्रवाल है, उनसे जान रहे हैं कि बच्चों के लिए कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या विकल्प हैं आपके पास। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इसलिए पूनम जरा ये बताइए, हमने तो ये समझा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड भी हैं, साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बच्चे खुद भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं? सबसे पहली बात है कि बच्चे खुद पैसे डालेंगे, इससे ये समझ नहीं आता कि बच्चे पैसे खुद के लिए लाएंगे कहाँ से। या तो कोई बच्चे जो इस तरीके के काम करते हैं, जैसे फिल्म में एक्टिंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं, और जहाँ से उन्हें पैसे की इनकम आती है, तब वो पैसा उनके खुद से
खुद का कहा जाएगा और फिर वो खुद निवेश करेंगे अपने अकाउंट से। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़, जैसे मृन ने बताया, हर बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, उसका जो भी इनकम है और जो भी उसका टैक्स आता है वो उनके पेरेंट्स के साथ क्लब होता है। तो ये सब बारीकियाँ समझना चाहिए और उसके बाद बच्चों में इतनी समझ पैदा करनी चाहिए कि निवेश होता क्या है और किस लिए किस तरीके से बजटिंग करके, सेविंग करके निवेश करना और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को बच्चों में ये एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, जहाँ से वो खुद निवेश करने की समझ रख सकें और कैसे पैसे से पैसा बनता है वो समझ सकें। तो बच्चे बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, मगर विद द हेल्प ऑफ देयर गार्डियंस और देयर पेरेंट्स। बिल्कुल, तो अपने गार्डियन और अपने पेरेंट्स के मदद के साथ ही बच्चे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमने समझा पूनम से। अब बहुत ही जो टॉक ऑफ द टाउन स्कीम है उस पर चर्चा करते हैं, वो एनपीएस वात्सल्य है। एनपीएस तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता ही है, पर वात्सल्य मतलब बच्चों के लिए ये स्कीम लॉन्च कर दी सरकार ने, उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है। मृन, क्या खासियत है एनपीएस वात्सल्य की? क्योंकि हाल फिलहाल में आई है, भी ज़्यादा टाइम तो हुआ भी नहीं है। तो एनपीएस वात्सल्य, क्या इसमें पैसे डालने चाहिए? क्या बच्चों की रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स को इस स्कीम में निवेश करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि देखिए बच्चों का पढ़ाई का जो गोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट? तो अब पेरेंट्स को ये सोचना है कि एंड ये भी नहीं है कि किसी के पास अनलिमिटेड अमाउंट है कि हम बस निवेश ही करते रहें गोल्स के लिए, राइट? हर समय जो अमाउंट होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है निवेश के लिए। तो फिर हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि हमें क्या ज़्यादा प्रायोरिटी है एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हाँ, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, बट आई थिंक एज़ अ पेरेंट माई सेल्फ एंड मेरी खुद टीनेजर डॉटर्स हैं एंड मैं ये ही चाहूँगी कि जब वो अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ और जब वो काम करना शुरू करें, तो फिर वो अपना खुद का मनी मैनेजमेंट एंड वो अपना खुद का देखेंगे, यू नो? तो पेरेंट्स कब तक बच्चों के लिए करते रहेंगे, राइट? सो आई फील कि जो एनपीएस वात्सल्य है, अगर वो बच्चों के पढ़ाई के गोल की तरफ से अगर इंट्रोड्यूस होता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। बट जैसे कि सब जानते हैं कि इसमें विड्रॉल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है और 18 साल में आप पूरे यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट, या अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो बस आप 20% निकाल सकते हैं, राइट? तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस क्योंकि यू नो आई फील चिल्ड्रन को अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार जब वो काम करना शुरू कर दें तो उनको अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए एंड इसीलिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगी एनपीएस वात्सल्य। बिल्कुल, ये मृन ने अपने व्यू पॉइंट के साथ कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर कि रिटायरमेंट प्लानिंग बच्चों की अपनी एक खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो कब किस उम्र में रिटायरमेंट चाहते हैं, कितने पैसे चाहते हैं। तो शायद पेरेंट्स को अपनी रिटायरमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत इसके कि वो बच्चों की बचपन से ही उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल ऑप्शन जो कि आप बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खोल के कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को ऐसी स्कीम सूट भी करती है जो कि सरकार ने पेश की है। अब मुझे पूनम ये बताइए, शो के अंत में जो नई पीढ़ी जो इस वक्त हमारा शो देख रही है, जिनके पेरेंट्स इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा था बच्चे बड़े टेक्नो सैवी हो गए हैं, वो डिजिटल या सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटली सैवी होना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि आप चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं। तो इन तमाम आदतों को पॉजिटिवली अपने फाइनेंशियल लाइफ में नई पीढ़ी कैसे शामिल करे, क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अपने बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग किस तरीके से बन सकती है, आप पैसे की वैल्यू क्या है, आप किस तरह बजटिंग करके, सेविंग करके उसे निवेश कर सकते हैं और कैसे इमरजेंसीज़ में डेट फ्री रह सकते हैं, मतलब पूरी लाइफ में डेट ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये बच्चों में सबसे पहले अंडरस्टैंड कराना ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हैं स्वाति, जिसके ज़रिए आप बच्चों में ये समझ डाल सकते हैं। और हम टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे ऐप्स हैं और सबसे ये स्टोरी के माध्यम से भी ये बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, मैं चाहूँगी सभी लोगों को अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग
एज अर्ली एज बिफोर द चाइल्ड इज़ बॉर्न करनी चाहिए। आजकल आप देखेंगे तो जो डेमोग्राफिक्स है ऑफ द फैमिलीज़ वो बदल गया है, सब बहुत ही माइक्रो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, हर एक को खुद का ध्यान रखना पड़ता है एज अगेंस्ट द ओल्डर पीरियड, जहाँ बच्चे के चाइल्ड बर्थ से लेके बच्चे के बड़े होने तक दादा दादी या नाना नानी या घर के और लोग ख्याल रखते थे। तो अभी जो बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व है बच्चे को रेस करने में, उन्हें डे केयर में भेजना पड़ता है। पहली बात तो जेनजीज में बच्चे पैदा होना ही एक बहुत बड़ा खर्चे वाला काम है, बिकॉज़ हमने देखा है कि अमूमन ऐसे नेचुरल चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स होती है। तो व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, आप शादी का भी वेट मत करिए, तब से आप अपने बच्चे के गोल्स की प्लानिंग करिए। और हर छोटे छोटे गोल्स को अगर हम पहले से आंक लेंगे और उसके साथ हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड उसकी कीमत को समझ लेंगे और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप उसको पूरी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अर्ली स्टार्ट करना, नॉट टू वेट कि बच्चा पैदा होगा फिर करें, आप पहले से अगर उसको अपने फाइनेंशियल गोल्स में ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि अभी डिजिटल टूल्स बहुत हैं, ऐप्स बहुत है जिसके तहत आप ट्रैक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट, बहुत ईजिली आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप उनको बहुत यूज़ कर रही है, उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उससे मॉनिटर भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आप हर एक गोल को, छोटे से छोटे गोल, हम एक बच्चों के गोल में सिर्फ पढ़ाई का गोल या फिर उनके हायर एजुकेशन, यानी एजुकेशन दैन हायर एजुकेशन एंड मैरिज, पॉपुलरली हम ये 3 गोल करते हैं। और मगर हमारे खुद के जो और गोल्स होते हैं, जैसे मृन ने भी बताया कि हमने हमारे गोल्स को नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमें घर खरीदना होगा या हमें घूमने फिरने जाना होगा या हमें कार लेनी होगी, तो ये सब भी गोल्स में ध्यान रखते हुए हमें सभी तरफ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी इमोशनली डूइंग ओनली फॉर योर किड्स, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे दूसरे गोल्स के साथ बच्चों को गोल्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होगा। और इसे ये सब सुन के बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमें बहुत बड़ी सेविंग करनी होगी तब हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो बहुत कम रकम से ये सब अचीव कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे, उनके एक एक गोल पूरे होते जाएंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम भी होती जाएगी। तो ये सब समझते हुए हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूती से आगे बढ़ा के बच्चों के हर गोल्स को बहुत आराम से हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, और शायद अब ये वक्त भी आ गया है कि स्कूल्स के करिकुलम में अब मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स भी आए। शुरुआती सही, पर इसके बारे में कम से कम स्कूल लेवल पर भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और घर पर तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं बच्चों को मनी मैनेजमेंट के टिप्स देने के लिए। और हमारे साथ ही टिप्स को शेयर करने के लिए मृन और पूनम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।